अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह फील होता है कि सर हमारा मैथ कमजोर है, हमको गणित से डर लगता है या हमसे सवाल नहीं होते? आप में से कितने बच्चे हैं ऐसे? आप में से मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित से डर लगता है, या जिन्होंने कभी आज तक, जैसे आपकी कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 25 साल का है, कि उसने कभी गणित बहुत ज्यादा सॉल्व ही नहीं किया, कभी मैथ ढंग से पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, गणित सीखना पड़ेगा, गणित में मेरे दोस्तों स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब गणित सीखना आपके लिए ऑप्शन नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि बिना गणित सीखे आप नहीं निकाल सकते बेटा गवर्नमेंट जॉब। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपकी रीजनिंग भी कमजोर है, यह समझ लीजिए। अगर आपका मैथ मजबूत होगा तो उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल अप्रोच भी जो है मजबूत हो जाएगी। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ ये दोनों सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग। और मेरे दोस्तों, आप जीएस कितना भी पढ़ लो, कितना भी जीएस सुबह शाम पढ़ लो, एक दिन में 10-10 घंटे, आप कभी जीएस में 100% स्कोर नहीं कर सकते। आप जीएस में 60%, 70% स्कोर कर लो, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। आप जीएस के 25 सवालों में से 16-15 सवाल ठीक कर लो, बहुत बड़ी बात है। आप कितना भी मेरे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ लीजिए, 25 में से 22-23 सवाल ही ठीक होंगे, 2-3 सवाल हमेशा गलत हो जाएंगे, बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे सेक्शन हैं जिनमें 100% स्कोर करने की गारंटी है। और ऐसे बच्चे हैं लाखों जिन्होंने नौकरी ली है और इन दोनों सब्जेक्ट में उनका 100% स्कोर था। 100% स्कोर मेरे दोस्त, यानी कि यह बात आप मान के चलिए कि बिना मैथ और बिना रीजनिंग मजबूत करे आप नौकरी ले लो, यह असंभव है। या फिर थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पेपर में थोड़े बहुत ही सवाल कर पाओगे। आप उस बच्चे से कैसे लड़ाई करोगे जो 100% स्कोर कर रहा है, जो मैथ के 25 के 25 सवाल पेपर में ठीक करके आ रहा है, जो रीजनिंग के 25 के 25 सवाल कैसे ठीक करके आ रहा है? नौकरी तो उसी की लगेगी ना जिसके नंबर ज्यादा होंगे। आपकी कोई पर्सनैलिटी, आपकी कोई गरीबी या कोई आर्थिक समस्या देखकर तो आपको कोई नौकरी मिलने नहीं वाली है। तो ये मान के चलिए, अगर आपको मेरे दोस्तों आज के समय में गवर्नमेंट जॉब चाहिए जहां कट ऑफ बहुत हाई पहुंच चुकी है, आपको मैथ में और रीजनिंग में 100% स्कोर करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि 1-2 सवाल आपसे गलती से गलत हो जाए, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि हम मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करें, इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, और बेटा जीएस में तो सभी बराबर सा ही स्कोर करते हैं। कोई बहुत विरला ही बालक होता है जो जीएस में बहुत ज्यादा सवाल ठीक करके आता है। ठीक है भाई, इस सब्जेक्ट को जल्दबाजी में ना लें, इस सब्जेक्ट को जल्दबाजी में ना लें कि ये बहुत जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा, या मैं 2 महीने में मैथ सीख जाऊंगा, या मैं 3 महीने में मैथ सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि 2 महीने 3 महीने में बच्चे सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं, बच्चे मैथ भी सीख सकते हैं, बच्चे कंपटीशन में निकाल सकते हैं। लेकिन वो बच्चे अलग होते हैं बेटा, वो बच्चे होते हैं जो आईआईटी से पास है, जो एनआईटी से पास है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिन्होंने पहले भी तैयारी कर रखी है, जिनका ऑलरेडी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनकी बहुत महंगे स्कूल में स्कूलिंग हुई है, वो बच्चे 2-3 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत गरीब तरीके से, बहुत लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिनको बहुत बढ़िया स्कूलिंग नहीं हुई, जिनकी एजुकेशन कोई बहुत बढ़िया नहीं हुई, जिनके टीचर्स कभी बहुत अच्छे नहीं मिले। तो आप ये मत सोचो कि मैं 2 महीने 3 महीने में कर लूंगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हो तो 1 साल का टारगेट बना के रखो। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, 1 साल में मेरे दोस्त आप मैथ्स भी सीख सकते हो, रीजनिंग भी सीख सकते हो, इंग्लिश भी अच्छे से समझ सकते हो और जीएस भी तैयार कर सकते हो। 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि इस 1 साल में बेटा आपको सिलेबस भी पढ़ना है,
उस सिलेबस पढ़ने के बाद उस सिलेबस का रिवीजन भी करना है। सिलेबस रिवीजन के बाद आपको सिलेबस की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तब जाके आप तैयार हो पाओगे। और ये सारा प्रोसेस 1 साल का समय लेगा, 1 ईयर का। वो बहुत अलग बालक होते हैं मेरे दोस्त, जो 6 महीने में ही काम कर लेते हैं। भाई उनकी क्षमता डबल है। हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। मैं अगर 10 आदमी खड़े कर दूं और बोलूं ईंटा लेके पहाड़ पे चढ़ो, तो कोई आदमी अपने सर पे 5 ईंटा ही रख पाएगा, कोई 10 ईंटा ही रख पाएगा। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो 40 ईंटा लेके पहाड़ चढ़ जाए, 40 ईंट सर पे रख के। हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। सबको एक तराजू में जो है नापना बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछे कि सर मैथ मजबूत करने के लिए कितना घंटे पढ़े, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा 1 घंटा पढ़े काफी है मैथ, कोई बच्चा 4 घंटा पढ़े तो भी कम पढ़ेंगे उसको मैथ समझने के लिए, वो क्योंकि उसके दिमाग की क्षमता ऐसी है। ये एक स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपकी समझने की स्पीड तेज होगी। जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे मेरे दोस्तों, वैसे वैसे आपकी स्पीड तेज होगी सवाल करने की। और जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो हमको बेटा दोनों चीजों पे काम करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ध्यान रखिएगा। एक बच्चा ऐसा है जो केवल गणित सीखना चाहता है, केवल गणित सीखने वालों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पेपर में बेटा चाहिए स्पीड। आपको 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं आधे घंटे में 3 सवाल सिखाता हूं, उनको तो भी लगता है सर फास्ट हो रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आधे घंटे में 3 सवाल नहीं समझ सकते, उनको कॉपी में उतार नहीं सकते साथ साथ, तो आप 1 घंटे का पेपर में 100 सवाल कैसे करके आओगे सॉल्व, जहां मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा? आप खुद सोचो बेटा। देखो हमें थोड़ा स्पीड से तो पढ़ना पड़ेगा कि सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, और समय जो है वो बहुत कम है। केवल हम गणित सीखने से काम नहीं चला सकते अगर हमारी स्पीड तेज ना हो। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो और जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो। आपको गणित पूरा आता है। भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें 1 घंटे की बजाय 3 घंटे दे दिए जाने कि 3 घंटे ले एसएससी सीजीएल प्री का पेपर सॉल्व कर ले, हर बच्चा कर लेगा, वो हर बच्चा कट ऑफ क्लियर कर लेगा। लेकिन समस्या यह है कि पेपर में 1 ही घंटे का होता है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है मेरे दोस्तों, और आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। और बेटा आप कहोगे सर ये कैसे बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी और स्पीड कैसे मजबूत होगी? बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जितने ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट जान सकते हो जानो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं क्लास में कितनी भी बार समझाऊं आपको तभी बहुत अच्छे समझ में आएंगे जब आप घर पे जाके 2-3 बार खुद से लिख के देखोगे। मैंने एक बात समझा दी, उसको घर पे जाके खुद से लिख के देखो, खुद से करके देखो, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जाके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। ये एक्चुअली बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते आप केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही। जो लोग ये कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ना है, वो बेसिक नहीं पढ़ना चाहते। बेसिक से नहीं, वो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं। और आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए अच्छी तरीके से कि केवल बेसिक पढ़ लेने से, केवल बेसिक सवाल लगा लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत हल्का हल्का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बहुत हल्के हल्के सवाल कराते हैं, है ना। उनको 1-1 लाख, 1.5 लाख, 40-40, 50-50 हर बच्चे देख भी रहे हैं। हर बच्चे को उनकी क्लास देख के लग रहा है कि यार मैं भी सीजल निकाल सकता हूं। वो दिन में सपने देख रहा है, दिन में, क्योंकि उसे वास्तविकता का पता ही नहीं कि एग्जाम में किस लेवल तक पूछा जा रहा है।
आप बहुत बेसिक बातों को तो आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ता है आपके दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत मेरे दोस्तों यहां से होती है तो हम बहुत नीचे से पढ़ाएंगे, यहां तक तो हर बच्चा समझ जाता है, टीचर पढ़ाते भी यहां तक है, लेकिन बेटा मेरे भाई एग्जाम में आता तो यहां तक है ना, इस चीज को हम कैसे छोड़ दें। ये मेरे दोस्तों ग्रीन सिग्नल, ये जो पिंक सिग्नल है, पिंक, इसे हर बच्चा समझ लेता है, हर बच्चा एडेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही एक लेवल बढ़ेगा वैसे ही दिमाग की नसें हिलना शुरू हो जाते हैं और बच्चा बौखला जाता है। वो बौखलाना कैसे बंद होगा? बौखलाना कैसे बंद होगा? जब आप घर पे जाके उन्हीं चीजों को दोबारा करके देखोगे, 3 बार करके देखोगे, 4 बार करके देखोगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जिस दिन आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे उस दिन आसान के साथ साथ मुश्किल सवाल भी मेरे दोस्तों होने लगेंगे आपसे। केवल आसान कॉन्सेप्ट और आसान सवाल के पीछे मत भागो, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो आपको नौकरी से दूर ले जाएंगे। वो आपको मीठे जरूर लगेंगे करने में, लेकिन वो बेटा पेपर में केवल आसान चीजें नहीं आती हैं, आपको अच्छे सवाल भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने पड़ेंगे, मुश्किल चीजें भी करनी पड़ेंगी। कोई बालक ये सोचता है कि पहले मैं प्री के सवाल, प्री के कंटेंट पढ़ लेता हूं, बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। वो समय बीत गया जब प्री और मेंस में 3-3 महीने का गैप मिलता था, बच्चे खुल के तैयारी कर पाते थे। आज प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में मात्र 40 दिन का गैप मिलता है, और 40 दिन में कोई मेंस की तैयारी नहीं कर सकता। यानी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो पूरा पढ़ें। हर कॉन्सेप्ट पे इजी सवाल भी बनता है, मॉडरेट भी बनता है, और बहुत मुश्किल भी बनता है जो दिमाग की नसें खोपड़ी खोल कर रख दे, जिसको 1 साल को समझने में शायद आपको 1 घंटा लग जाए। वो भी आपको साथ साथ ही करना है, चाहे आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो समझने में। प्री और मेंस एक साथ ही पढ़ना है, चाहे आपको पढ़ने में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। ये सुन लीजिए, जो वो बच्चे बेवकूफ हैं जो पहले प्री की बात करते हैं फिर बाद में मेंस के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होना, क्योंकि उनकी तैयारी हमेशा आधी अधूरी रह जाती है। ठीक है जी, चलिए दूसरी बात मेरे दोस्त, कि हर साल सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो सेम है, बस 2-4 चैप्टर नए ऐड हुए, जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, स्टैटिक सांख्यिकी बढ़ गया है, लेकिन कंटेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, बैच बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ क्लास ज्यादा होती जा रही हैं, शीट में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेरे दोस्त, हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? हम आज शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हम शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो जब मैं 2019 में पहली बार मैंने कैरबिल एप्लीकेशन पे जो है बैच पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम की मात्र मेरे दोस्तों 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास हुई थी, और लगभग 140 सवालों में नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। यह बात आप मान के चलिए कि जब मैंने 2019 में पहली बार पढ़ाया था तो नंबर सिस्टम की मात्र 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास, और 140 सवाल में मेरे दोस्तों 140 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन 2019 के बाद 2019, 20, 21, 22, 23 और 24, 6 साल बीते। अब इन 6 सालों में हर साल पेपर हुए, सीजीएल का पेपर हुआ, सीटीएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, एमटीएस का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, स्टेट एग्जाम हुए, टीचिंग का बिहार टीचर का पेपर हुआ, बीपीएससी हुआ, डीडीए का पेपर हुआ, सीडीएस का पेपर हुआ। हर साल मेरे दोस्तों, हर साल इतने ज्यादा एग्जाम भारत में होते हैं, हर साल 7,000 से ज्यादा नए सवाल आ जाते हैं हर साल।
हर साल 7,000 से ज्यादा नए सवाल देश में पैदा हो जाते हैं। जैसे जनसंख्या हर साल बढ़ते जा रही है, भाई देश में अनाज लिमिटेड है, देश में पानी उतना ही है, देश की जमीन उतनी ही है, लोग जो है मच्छरों की तरह पैदा हुए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही यहां पर है कि भाई सिलेबस तो उतना ही है, चैप्टर्स लिमिटेड हैं, चैप्टर्स उतने ही ना, चैप्टर बढ़ाए गए ना सिलेबस बढ़ाया गया, लेकिन हर साल इतने ज्यादा पेपर होते हैं ऑनलाइन होने की वजह से। पहले पेपर होता था ऑफलाइन, सीजल का पेपर है सुबह और शाम 3 शिफ्ट में पेपर खत्म हुआ, खत्म हो गया। आज वही पेपर 40 शिफ्ट में होता है। तो जहां पहले एग्जामिनर को 25 मैथ के 75 सवाल बनाने पड़ते थे, आज वहीं ऑनलाइन पेपर कराने के लिए एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 शिफ्ट में कितने, 1000 सवाल हो गए। एक एग्जाम में 1000 सवाल नए हो रहे हैं केवल सीजल का पेपर करवाने के लिए। अब इन जो इतने सारे पेपर होते हैं हर साल सीजीएल के, भाई भरोगे तो आप सीजल का भी फॉर्म, आप सीटसल का भी फॉर्म भरोगे, आप एमटीएस का फॉर्म भी भरोगे, आप कांस्टेबल की भर्ती निकल आएगी वो भी भरोगे, कुछ समय में बिहार कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी आप वो भी भरोगे, क्योंकि फॉर्म बड़े सस्ते हैं आजकल सरकारी नौकरियों के, इसलिए बच्चा सारे फॉर्म भरता है और फिर सब में उम्मीद लगाता है कि मेरी सब में नौकरी लग जाए। अब ये इतने सारे जो सवाल हैं, ये सवाल हमें शीट में अपडेट करने पड़ते हैं। हर साल मेरे दोस्तों नए सवाल नए सवाल नए सवाल इसमें आते रहते हैं और हम शीट में ऐड करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्लासेस और कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जहां पहले 9 क्लास में हो रहा था, आज वही मेरे दोस्तों लगभग आपकी 16 से 18 क्लास में जाके एक चैप्टर खत्म हो रहा है ये। और हमें 300 से ज्यादा क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं, 300 से ज्यादा सवाल केवल नंबर सिस्टम सिखाने के लिए बच्चों को। यानी कि अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करने आते तो जितनी मेहनत आपको आज करनी पड़ रही है, इसकी केवल आधी ही मेहनत करनी पड़ती और आपको केवल आधा ही पढ़ना पड़ता। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करते, जितना ज्यादा आप सरकारी नौकरी लेने में डिले हो गए, जितना ज्यादा, ये मेरी बात बहुत गौर से सुनेगा, कोई ये टीचर एक्सप्लेन नहीं करता इस तरीके से, ना बच्चे को ये सब गहराई पता। जितना ज्यादा डिले होता जाएगा उतने ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते जाएंगे। वो सब कंपटीशन की दुनिया में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो भीड़ बढ़ती चली जाएगी। वैकेंसी लिमिटेड है, कम हो रही है या उतनी है, बढ़ नहीं रही, वैकेंसी बढ़ नहीं रही, या कम हो सकती है उतनी रहेंगी। अब मेरे दोस्त, और हर साल लाखों ग्रेजुएट होते हैं, लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उसमें से लाखों बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में आते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हर साल नए नए सवाल आ रहे हैं, बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस कराना पड़ता है, ज्यादा टफ होता जा रहा है, चीजें ज्यादा डिटेल में बताना पड़ता है, ज्यादा टाइप के सवाल कराने पड़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट अगर 2 टाइप पढ़ाने पड़ते थे तो आज पढ़ाने पड़ते हैं 5 टाइप। सिलेबस या चैप्टर्स नहीं बदला, सिलेबस के अंदर का, चैप्टर्स के अंदर के टाइप बढ़ गए और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि समय लगेगा। तो जहां 5 से 6 महीने में बैच खत्म होता था, आज वहां आपको 8 से 10 महीने देना पड़ेगा, तब जाके आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार हो पाओगे। प्री प्लस मेंस दोनों की बात कर रहा हूं मैं। वो अलग बात है कि आप हल्का हल्का पढ़ लीजिए प्री के हिसाब से तो आप जल्दी कर लें, लेकिन मेंस में क्या करोगे, बिना मेंस के सिलेक्शन होने वाला है नहीं बिल्कुल भी।